हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भू परिष्करण यानी टिलेज के बारे में देखने वाले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं टिलेज के पिता कौन है। तो याद रखिए, जो फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है उनको कहा जाता है ज़ेनथ्रोट्रुल को। याद रखिए, ज़ेनथ्रोट्रुल को फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है। तो देखते हैं भू परिष्करण की परिभाषा क्या होती है। यंत्रों व उपकरणों की सहायता से भूमि का भौतिक परिवर्तन, ये इम्पोर्टेंट है। यंत्रों या उपकरणों की सहायता से भूमि का भौतिक परिवर्तन जिससे फसल के लिए उपयुक्त क्यारी का निर्माण होता है, उसी को कहा जाता है भू परिष्करण। फिर से देख लेते हैं, यंत्रों व उपकरणों की सहायता से भूमि का भौतिक परिवर्तन जिससे फसल के लिए उपयुक्त क्यारी का निर्माण होता है, उसे भू परिष्करण कहते हैं। तो और आगे देखते हैं भू परिष्करण के उद्देश्य क्या होते हैं, भू परिष्करण हम किस लिए करते हैं फील्ड पर। तो देखते हैं, सबसे पहला है खरपतवार नियंत्रण। तो याद रखिए, भू परिष्करण से खरपतवार नियंत्रण होता है, नमी का संरक्षण होता है और हानिकारक जो कीट होते हैं और व्याधियाँ होती हैं उनको भी नष्ट हो जाती हैं, उसमें नष्ट हो जाती हैं। तो ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं भू परिष्करण के। आगे देखते हैं भू परिष्करण का मृदा पर प्रभाव। तो ये भू परिष्करण का सॉइल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी देख लेते हैं। तो ये इसका इफ़ेक्ट होता है मृदा रंध्रता में वृद्धि करता है, यानी जो सॉइल में पोर स्पेस होता है, पोर स्पेस उसको बढ़ा देता है। जल या वायु रंध्र, यानी जो जल या वायु रंध्र होते हैं उनमें स्पेस होता है, उसको बढ़ाने में मदद करता है भू परिष्करण। और स्थूल घनत्व में कमी होती है। याद रखिए, स्थूल घनत्व में कमी होती है। किसी भी मृदा में जितना स्थूल घनत्व कम होता है वो मृदा उतनी ही फर्टाइल होती है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं पंकीलीकरण यानी पडलिंग क्या होता है। तो पडलिंग देखते हैं, भूमि पर भरे पानी यानी 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भर दिया जाता है और मृदा की बुआई जुताई करना ही पडलिंग कहलाता है। यानी पहले खेत में पानी भर दिया जाता है और उसकी जुताई की जाती है, तो उसी को कहा जाता है पडलिंग। तो पडलिंग के उपरांत 2 क्षेत्र बनते हैं। पडलिंग के उपरांत जो 2 एरिया बनते हैं उनको देख लेते हैं। पहला बनता है ऑक्सीकृत क्षेत्र और दूसरा है अपचयित क्षेत्र। तो ऑक्सीकृत क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है 1 से 10 mm यानी लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास गहराई तक होता है ऑक्सीकृत क्षेत्र। और अपचयित क्षेत्र होता है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, इसको अपचयित क्षेत्र कहते हैं। अगर उद्देश्य की बात की जाए पडलिंग के, तो उद्देश्य हैं इसके पानी की सतह के नीचे अपारगम परत का निर्माण होता है। तो जिससे जब जुताई करते हैं पडलिंग में, तो पानी के नीचे एक लेयर बन जाती है जिससे पानी नीचे लीचिंग नहीं होता है, पानी नीचे जाने से रुक जाता है। और इसके साथ साथ खरपतवार नियंत्रण होता है पडलिंग से, और धान के लिए उपयोगी क्यारी का निर्माण होता है। तो जनरली पडलिंग धान में की जाती है, इससे उपयुक्त क्यारी का निर्माण होता है। रोपाई के लिए भी धान की रोपाई के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है पडलिंग में। आगे देखते हैं भू परिष्करण के प्रकार। तो अगर टाइप्स की बात की जाए, तो पहला मेजर टाइप्स में बांटा गया है सघन भू परिष्करण यानी इंटेंसिव टिलेज या क्लीन टिलेज। तो देखते हैं ये क्या होता है। भूमि की बार बार जुताई करना जिससे भूमि की सतह पर 15% से कम क्षेत्र में पादप अवशेष रहें। यानी जो सघन या भू परिष्करण होता है या इंटेंसिव टिलेज होता है, उसमें भूमि की बार बार जुताई की जाती है जिससे भूमि पर जो 15% से कम पादप अवशेष रहें, जो प्लांट्स रेसिड्यू रहें वो 15% से कम रहें। अगर लाभ की बात की जाए, इसका प्रॉफिट क्या होता है, तो मृदा में कठोरपन में कमी, यानी जो मृदा में कठोरता होती है उसमें कमी आती है और कीट व खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, जो इंटेंसिव टिलेज होता है इससे। अगर हानि की बात की जाए, तो अधिक मृदा अपरदन व महंगी प्रक्रिया है। इससे जो सॉइल इरोजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बार बार करेंगे तो सॉइल के पार्टिकल टूट जाएंगे, जिससे इरोजन में मदद मिलती है। आगे देखते हैं, जो इंटेंसिव टिलेज होता है उसको आगे 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। देखते हैं कौन कौन से है। पहला है प्राथमिक टिलेज यानी प्राइमरी टिलेज। तो देखते हैं प्राइमरी टिलेज क्या होता है। कठोर मृदा की हलों के माध्यम से गहरी जुताई। जो प्राइमरी टिलेज होता है कठोर मृदा के यानी हार्ड सॉइल की
हलों के द्वारा, इसमें इम्पोर्टेंट है हल, याद रखिएगा, इसमें हलों के द्वारा गहरी जुताई की जाती है। अब इसके कुछ यंत्र देख लेते हैं, जो प्राइमरी टिलेज के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं उनको देखते हैं। तो पहला आता है मोल्ड बोल्ड प्लाऊ, यानी मोल्ड बोल्ड हल क्या होता है। तो इसका जो काम होता है वो होता है मिट्टी की गहरी जुताई व मिट्टी पलटना। जो मोल्ड बोल्ड होता है ये प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र है और यह गहरी जुताई करने के और मिट्टी पलटने के काम आता है। अगला है डिस्क प्लाऊ। तो डिस्क प्लाऊ मिट्टी की गहरी जुताई या पलटना, ये भी उसकी वैसा ही काम है, लगभग सेम है डिस्क प्लाऊ से। अगला है देसी हल। तो देखते हैं भूमि में वी आकार की जुताई करता है। जो देसी हल होता है इसको याद रखिएगा, देसी हल को बहुउद्देशीय हल कहा जाता है क्योंकि इसके साथ साथ जुताई होती है और बीज की सीड की बुआई भी की जाती है इसी से। तो ये इम्पोर्टेंट है, देसी हल को बहुउद्देशीय हल कहा जाता है। और ये वी आकार का कोण काटता है, जिसकी कोण की साइज होती है वो वी आकार की होती है। ये भी एक प्राइमरी टिलेज का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं रोटावेटर। तो रोटावेटर जो होता है उसको प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण में शामिल किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो रोटावेटर होता है वो प्राथमिक और द्वितीयक भू परिष्करण होता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं पावर टिलर। तो पावर टिलर क्या होता है, इसका उपयोग धान की रोपाई के लिए धान के खेत में किया जाता है। जनरली जो पावर टिलर होता है इसका उपयोग धान के खेत में ही किया जाता है, खेत तैयार करने के लिए, जिससे रोपाई की जाए। आगे देखते हैं सब सॉइलिंग क्या होता है। सब सॉइलिंग होता है भूमि को बिना पलटे हुए, यानी भूमि को बिना पलटे हुए अधोसतह यानी सब सरफेस में 60 से 70 सेंटीमीटर नीचे उपस्थित कठोर परत को चीजेल हल से, याद रखें, चीजेल हल से तोड़ना, इसको कहा जाता है सब सॉइलिंग। 60 से 70 सेंटीमीटर गहराई होती है, चीजेल हल से इसको जो कठोर परत होती है उसको तोड़ा जाता है मिट्टी को बिना पलटे, इसी को कहा जाता है सब सॉइलिंग। आगे है द्वितीयक भू परिष्करण। तो सेकेंडरी टिलेज के बारे में देखते हैं। तो ये होता है प्राथमिक भू परिष्करण के बाद, यानी प्राइमरी टिलेज के बाद मृदा में हल्की जुताई, बुआई, निराई गुड़ाई करना, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना, यही द्वितीयक भू परिष्करण होता है। हल्की जुताई करना, बुआई, निराई गुड़ाई करना आदि, इसे मिट्टी चढ़ाना, ये सभी जो प्रैक्टिस होती हैं जो द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। अगर इसके यंत्र की बात की जाए कि द्वितीयक भू परिष्करण के जो यंत्र क्या होते हैं, तो वो होते हैं डिस्क हैरो, सभी हैरो आते हैं लगभग, हैरो, कल्टीवेटर, पाटा, सीड ड्रिल, लेजर लैंड लेवलर। लेवलर का जो काम होता है, मेन होता है, भूमि को समतल करता है, याद रखें, लेवलर भूमि को समतल करता है। रिज हल, जो रिज हल होता है वो मेड़ बनाने में काम किया जाता है, इसका मेड़ बनाने में यूज होता है। आदि यंत्र काम में लिए जाते हैं प्राइमरी टिलेज में, सेकेंडरी टिलेज में। आगे देखते हैं जो मेजर था उसमें दूसरा है संरक्षित भूपर। पहला था इंटेंसिव टिलेज, ये दूसरा है कंजर्वेटिव टिलेज। तो कंजर्वेटिव टिलेज में देखते हैं भूमि पर कम से कम जुताई करना। जो कंजर्वेटिव टिलेज होता है इसमें भूमि में कम से कम जुताई करते हैं, और जो इंटेंसिव टिलेज था उसमें जुताई बार बार की जाती है। और इसमें ये डिफरेंस हो गया है कि इसमें कम से कम जुताई की जाती है और इंटेंसिव में अधिकतर जुताई की जाती है बार बार। तो याद रखिएगा भूमि पर कम से कम जुताई करना ताकि भूमि की सतह पर 30% से अधिक क्षेत्रफल पादप यानी प्लांट रेसिड्यू रहें, उसमें 30% से कम रहें। और इसमें है कि 30% से ज़्यादा प्लांट रेसिड्यू होने ही चाहिए भूमि की सतह पर, तो इसको कहा जाता है कंजर्वेटिव टिलेज। ये सभी इंपॉर्टेंट है कंजर्वेटिव टिलेज, इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगर बात की जाए कंजर्वेटिव टिलेज के लाभ की, तो इसका लाभ होता है मृदा का कम अपरदन, मेनली होता है जो सॉइल इरोजन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इस पर प्लांट रेजिड्यू जो सॉइल सरफेस पे ज़्यादा पाए जाते हैं, इससे इरोजन कम होता है। और सस्ती प्रैक्टिस भी होती है, तो ये इसका लाभ होता है। अगर हानि की बात की जाए तो इसकी जो हानियाँ होती हैं, जैसे कीटवादियों एवं खरपतवारों का अधिक प्रकोप, क्योंकि अगर टिलेज कम करेंगे जनरली तो उसमें जो व्याधियाँ होती हैं, बीमारियाँ और जो खरपतवारों का प्रकोप होता है वो अधिक होता है, तो ये इसका नुकसान होता है, बैड इफेक्ट। आगे देखते हैं जीरो टिल। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज आते हैं।
जो कंजर्वेटिव टिलेज का उदाहरण होते हैं, और उदाहरण में जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज आते हैं। तो देखते हैं जीरो टिलेज क्या होता है। जीरो टिलेज होता है प्राथमिक जुताई कार्य नहीं करते हैं, यानी जीरो टिलेज में जो प्राइमरी टिलेज होता है उसको पूर्णतः नहीं किया जाता है और सीधे ही फसल की बुआई की जाती है। यानी जो जीरो टिलेज होता है उसमें प्राइमरी टिलेज को पूर्णतः अवॉइड किया जाता है और जो सीधे ही बीज की बुआई कर दी जाती है जीरो टिलेज में। तो जीरो टिलेज इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जैसे जीरो टिलेज में जो खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाते हैं जीरो टिलेज में, तो वो होता है पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट। ये जनरली जीरो टिलेज में यूज़ किए जाने वाले खरपतवार नाशी हैं और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है जीरो टिलेज खरपतवार नाशी। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, जीरो टिलेज खरपतवार नाशी इनको कहा जाता है पैराक्वाट, डाइक्वाट और ग्लाइफोसेट को। आगे देखते हैं फादर ऑफ जीरो टिलेज। तो फादर ऑफ जीरो टिलेज किसको कहा जाता है, तो याद रखें जीबी ट्रिपलेट को फादर ऑफ जीरो टिलेज कहा जाता है, जो कि यूएसए से हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं। और अगर देखते हैं फादर ऑफ टिलेज, तो ये तो आपको बता ही चुके हैं कि जेंथ्रोटुल फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है। और जेंथ्रोटुल में वीड टर्म भी दिया था, जो खरपतवार टर्म होता है शब्द, उसको भी जेंथ्रोटुल ने ही दिया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर भूलिएगा मत। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।